नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। 1857 की क्रांति अलग-अलग कारणों से हुई। कुछ मानते हैं कि ये एक राष्ट्रीय संग्राम थी और कुछ मानते हैं कि एक सैनिक विद्रोह था और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये अलग-अलग लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया विद्रोह था। लेकिन हम कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में इतने बड़े रूप में पहले विद्रोह हमें देखने को नहीं मिलते। पहले भी हम विद्रोह देखते हैं, बेल्लौर विद्रोह वगैरह देखते हैं और भी जनजातीय विद्रोह हम देखते हैं, किसानों के विद्रोह देखते हैं। लेकिन इतने बड़े व्यापक तौर पर भारत के इतिहास में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह नहीं हुए जितने कि हमें पहली बार 1857 की क्रांति में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कई मामलों में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए था। हालांकि ये स्पष्ट भी नहीं था कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की जाएगी या फिर एक स्वतंत्र देश की स्थापना की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों को खदेड़ने का पहला प्रयास हमें यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। और आगे जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने जो लड़ाई लड़ी वो भी अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए, अंग्रेज़ों से मुक्त भारत बनाने के लिए थी और 1857 की क्रांति के ज़्यादातर सेनानियों का उद्देश्य भी वही था। हालांकि 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई और किन के नेतृत्व में हुई और ये इतने बड़े पैमाने पर होने के बावजूद फैल क्यों हो गई, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो के आखिर तक बना रहना पड़ेगा। तो आइए यहाँ देखते हैं 1857 के कारण, घटनाएं, विद्रोह के केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता, असफलता के कारण, परिणाम, प्रभाव और प्रकृति व स्वरूप। अब 1857 की क्रांति के कारणों को देखते हैं। राजनीतिक कारण, राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में देखिए कि कंपनी के साम्राज्य विस्तार से पराजित शासक वर्ग असंतुष्ट थे। हम देखते हैं कि खासतौर पर जो लॉर्ड बेलेजली के समय से शुरू होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे शासकों को सहायक संधि के रूप में मिलाया जाता है। फिर उसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि 1813 से 1823 ईस्वी तक आते हैं, उनके समय पर और भी ज़्यादा साम्राज्यवाद की इनकी नीति हम देखते हैं। फिर जो लॉर्ड डलहौजी है और जो विलियम बेंटिंग है, इनके जो कुछ सुधार होते हैं और इनका साम्राज्य विस्तार होता है, उससे बहुत सारे लोग असंतुष्ट होते हैं। जैसे झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई हैं, वो इस बात से असंतुष्ट होती हैं कि जो अंग्रेज है उनके दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं करते हैं और उनके राज्य को ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों के राज्य में मिला लेते हैं। इसी तरह अवध के नवाब की भी यही समस्या थी और इसी तरह जो कानपुर के जो पेशवा थे, पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहेब, उनकी भी यही समस्या थी कि उनकी पेंशन यहाँ पर बंद कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल है या अंग्रेजी सरकार है ब्रिटिश कंपनी की, उनकी नीतियाँ यहाँ पर कुछ शासकों को रास नहीं आ रही थी और उन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया। एक कारण ये था। कंपनी की सहायक संधि प्रणाली का विरोध भी यहाँ पर कर रहे थे कि भाई कहीं पर गए और आपने सहायक संधि थोप दी। सहायक संधि में मुख्य तौर पर 5 शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि आप एक रेजिडेंट को स्थापित करेंगे, मतलब एक अधिकारी आपके दरबार में रहेगा। दूसरा, आप एक रेजिमेंट की स्थापना करेंगे जिसका खर्च आप खुद उठाएंगे। उसके लिए एक भूमि का टुकड़ा आप देंगे जिसकी इनकम इतनी होगी जिससे उस रेजिडेंट का, उस रेजिमेंट का यानी कि उस सैन्य टुकड़ी का खर्च निकाल सकें जो आपकी सुरक्षा के लिए होगी। आपके विदेशी संबंध अब आप तय नहीं करेंगे, ब्रिटिश कंपनी तय करेंगी। आप किसी भी यूरोपीय शक्ति से संबंध स्थापित नहीं करेंगे अंग्रेजों के अलावा। साथ ही साथ कोई युद्ध करना हो या कोई संधि करना हो तो आपको पहले ब्रिटिश सरकार से, जो ब्रिटिश कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये इसकी प्रमुख शर्तें थी। और अगर आप सहायक संधि के अंतर्गत आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी स्वतंत्रता गई। अब आप एक शासक ना होकर आप कंपनी के अधीन एक सामंत या जागीरदार के तौर पर आप काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसलिए सहायक संधि का विरोध कुछ शासक लोग यहाँ पर कर रहे थे। कंपनी द्वारा भारतीय शासकों की उपाधियाँ व पेंशन भत्ते आदि समाप्त किए गए। जैसे नाना साहेब जो धोदू पंत यानी कि जो पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे, उनकी पेंशन ये रोक देते हैं। कर्नाटक व तंजौर के नवाब की उपाधि छीन लेते हैं और मुगल शासक के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। जैसे 1835 ईस्वी में मुगल सिक्कों के स्थान पर ब्रिटिश महारानी के चित्र वाले सिक्कों को ये वैध घोषित करते हैं और
भारत सम्राट की उपाधि छीनकर ये सामान्य राजा की उपाधि देते हैं किसको? मुगल बादशाह को। और 1856 में कैनिंग के समय ये घोषणा की जाती है कि जफर के बाद कोई भी मुगल शासक नहीं होगा और जो होंगे बच्चे उनके, उनको सिर्फ राजकुमार की यहाँ पर उपाधि दी जाएगी। मुगल शासक जफर के बाद लाल किले को खाली करके कुतुब मीनार के पास एक छोटे से महल में उन्हें रहना पड़ेगा और पूरा उनका जो वैभव है वो वहाँ पर चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अन्य छोटे शासकों को भी चिंतित कर रही थी, क्योंकि जब आप मुगल बादशाह, जो कि एक प्रकार से भारत के बड़े हिस्से का अप्रत्यक्ष रूप से शासक है और बहुत लंबे समय तक मुगलों ने भारत में शासन किया, आप उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकते हो तो छोटे राजा की तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप जब चाहें उन्हें उठा के फेंक सकते हो। तो यहाँ पर अन्य छोटे राजा भी यहाँ पर विद्रोह करते हैं। मुगल शासक जफर के बाद ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से इनको इनका क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। अब डलहौजी के जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, यानी कि जो बैकगत का सिद्धांत है, इसको ही हड़प नीति कहते हैं, इसको ही हस्तगत नीति कहते हैं। तो इसमें वह 4 तरीकों से किसी राज्य को हड़पता है। वह देखता है कि अगर राज्य कमज़ोर है तो सीधे युद्ध करके उस राज्य को हड़प लिया जाए, या फिर चारों में से जो भी पॉलिसी वहाँ पर लागू हो जाए। जैसे अवध राज्य को जो बाज़द अली यहाँ पर अंतिम नवाब रहते हैं, उनको सिर्फ वह इसीलिए विलय करवा लेता है 1856 में, यह आरोप लगा के कि भैया यहाँ पर कुशासन है, यहाँ पर अच्छा प्रशासन नहीं चल रहा। जबकि बहुत सारे अंग्रेज इतिहासकार यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक है और बहुत अच्छा यहाँ पर राजपाट चल रहा है और बाज़द अली के समय पर सब ठीक है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर डलहौजी क्या करता है कि भैया यहाँ पर प्रशासन ठीक नहीं है, वह अपने ही हिसाब से रिपोर्ट तैयार करवाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर किस तरह से वह इसका विलय कर लेता है। संधियों के माध्यम से ज़बरदस्ती सहायक संधियाँ करवाते हैं और विलय कर लेते हैं। गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत सतारा को 1848 में सबसे पहले शामिल किया जाता है। संबलपुर और जैतपुर को 1849, बाघात या बाघात को 1850 ईस्वी में राजस्थान क्षेत्र की रियासत, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। क्यों? इससे पहले ये था कि भैया अगर राजा के पास में उनका बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है, अगर उनकी खुद की संतान नहीं है, तो क्या कर सकते हैं कि अगर उनके कोई रिश्तेदार का बेटा है या फिर उन्होंने कोई बच्चा गोद लिया है तो वह भी उनका ही बेटा माना जाएगा और उनका वारिस वो कहलाएगा। इससे पहले तक ही चल रहा था। अब डलहौजी कहता है कि भैया अगर आपकी खुद की संतान नहीं है, आपका प्राकृतिक आपका बच्चा नहीं है, तो आप किसी और के बच्चे को अपना बच्चा नहीं मान सकते और आपको दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। अगर आपका कोई बच्चा नहीं है तो आपकी मृत्यु के बाद वह राजपाट जो है वह ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। अब इससे बहुत सारे शासक यहाँ पर चिंतित होते हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपके बच्चे होंगे। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जो दंपत्ति रहती है वह निसंतान रहते हैं, कई बार उनके बच्चे नहीं होते। तो यहाँ पर वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बच्चे गोद ले लेते हैं। इससे उनकी प्रॉपर्टी का वारिस भी मिल जाता है और उनके बुढ़ापे का सहारा भी मिल जाता है। तो यहाँ पर डलहौजी कहता है कि भैया सहारा हारा छोड़ो, वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे आपको, आपका राज्य हमको मिल जाएगा। तो इन वजह से भी ये राज्य अंग्रेजों से असंतुष्ट रहते हैं और विद्रोह करते हैं। जिन राज्यों का अस्तित्व कंपनी के साथ हुई संधियों के परिणाम स्वरूप हुआ, उन राज्यों में शासक के वैध पुत्र। ये राज्य कैसे बने? तो जो कंपनी है उनके साथ संधि करके ये राज्य बने। अब उनके राज्यों में वैध पुत्र न होने की स्थिति में उस राज्य को उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं होगा और उस राज्य का शासन कंपनी के अधीन में रहेगा। अब कंपनी के शासन की विदेशी प्रकृति अगर हम यहाँ पर देखें तो आज कंपनी के जो शासन है उसकी विदेशी प्रवृत्ति भी थी। अब ये विदेशी थे, इनको क्या मतलब था भारतीय प्रशासन थे। तो साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय लोगों के मन में ये भी था कि क्या विदेशी हमारे ऊपर शासन करेंगे? जब हम ही सक्षम हैं हमारे ऊपर शासन करने के लिए, तो ये विदेशी हम पर शासन क्यों करें? इनको खदेड़ो। अब आर्थिक कारण भी ये था कि बहुत बड़ी मात्रा में ये टैक्स वसूल रही थी। भू राजस्व नीतियों से किसानों का भरपूर शोषण हो रहा था। पिछले वीडियोस में जहाँ पर हमने
भू राजस्व नीतियों की बात की थी, तो हमने देखा था कि ये किसानों के लिए कागजी तौर पर एक सी एक व्यवस्थाएं बना रहे हैं, स्थायी बंदोबस्त में जहाँ पर जमींदार शोषण कर रहे हैं, तो फिर ये महालवाड़ी व्यवस्था बना रहे हैं जहाँ पर जो किसान, जो मुखिया है गांव के, या फिर एक व्यक्ति जो 4-5 गांवों से टैक्स वसूलेगा, वह जमींदार से छोटे स्तर का है, तो यहाँ पर ये सोचकर उसको नियुक्त कर रहे हैं कि भाई ये कम शोषण करेगा। फिर वो भी शोषण कर रहा है, तो फिर रैयत बाड़ी व्यवस्था ला रहे हैं जहाँ पर सीधे किसानों से टैक्स ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये टैक्स भले ही किसी भी माध्यम से लें, लेकिन इनकी जो दर है वो बदलने का नाम नहीं ले रही है। कहीं पर 60%, 70% ऐसे टैक्स की रेट चली जा रही है, और इससे किसानों का बहुत बड़ी मात्रा में शोषण हो रहा है। कैनिंग के आदेश पर राजस्व मुक्त भूमि जो इनाम भूमि है, जो जमींदारों को दी गई थी कभी, वो भी उनसे छीन ली गई। तो इससे क्या हुआ कि जमींदार भी यहाँ पर असंतुष्ट हो गए। इनाम कमीशन यहाँ पर 1850 की सिफारिश पर देश भर में ये क्या करते हैं कि 20,000 से ज़्यादा जागीरें छीन लेते हैं। तो जो छोटे मोटे जागीरदार होते हैं, जो इन ज़मीनों के दम पर अपने को एक छोटे राजा की तरह स्थापित किए हुए थे और बढ़िया मज़े से ज़िंदगी जी रहे थे, अब उनका जीवन थोड़ा कष्टकारी हो जाता है, और इसके लिए दोषी होते हैं अंग्रेज। और वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं विद्रोह को समर्थन देते हैं, या फिर विद्रोह में तटस्थ रहते हैं, ना तो अंग्रेज़ों की मदद करते हैं और ना ही यहाँ पर क्रांतिकारियों की मदद करते हैं। इससे फ़ायदा इनडायरेक्टली क्रांतिकारियों को ही होता है। अब अवध का राजस्व अधिकारी जॉन कैवरली ने बड़ी संख्या में तालुकेदारों से अधिकार छीन लिए। सैनिक, तालुकेदार, जो जनता का यहाँ पर विद्रोह होता है। कंपनी की नीतियों से भारतीय हस्तशिल्पों का पतन हुआ था। इससे जो छोटे लघु और कुटीर उद्योग का पतन हुआ था, तो वो भी यहाँ पर असंतुष्ट थे और वो भी यहाँ पर विद्रोह करने को तैयार थे। रेलवे का विकास भारत में आर्थिक शोषण की भूमिका निभाता है। यहाँ पर जबरदस्ती मजदूरों से खदानों में, बगानों में, अलग अलग क्षेत्रों में काम करवाया जाता था। ज़बरदस्ती रेलों में उनसे काम करवाते थे, और रेलों में माल भरना, ढोना, इस तरह से मजदूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और शोषण भी यहाँ पर बढ़ गया था। साथ ही साथ कृषि का वाणिज्यकरण हमने पढ़ा था कि भैया जो खाद्यान्न फसलें हैं, जिन फसलों से हम खाना बनाते हैं या फिर जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, उन फसलों के स्थान पर ये नकदी फसलें जो खान पान में ज़्यादा इस्तेमाल होती च नहीं है, जैसे कपास है तो आप कपास की सब्जी बना के तो खाओगे नहीं, जैसे नील है तो नील को आप पियोगे तो नहीं। तो इस तरह से जो नकदी फसलें हैं जिनसे सिर्फ पैसा कमाया जाता है, इस तरह की फसलों को ज़बरदस्ती उगवाते थे और फिर उस पर भी भारी मात्रा पर टैक्स लगा देते थे। तो किसान नकदी फसल जिनकी कीमत अच्छी खासी थी, उनको उगाने के बावजूद भी उसको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता था और उसका जीवन बहुत कष्टकारी यहाँ पर हो गया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि सांस्कृतिक और सामाजिक कारण भी यहाँ पर था। 1813 ईस्वी के एक्ट में हम देखते हैं कि ईसाई मिशनरियों को संरक्षण व धर्म प्रचार की छूट दी गई। इसके बाद ईसाई मिशनरी लोगों को ईसाई बनाने के लिए अजीब अजीब तरीके आजमाते थे। अकालों के समय पर रोटी के बदले ईसाई धर्म को स्वीकार करने की बात करते थे, वरना भूखे मरने को कहते थे। तो इस तरह से अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, आपको थोड़ा सही जीना है, तो आपको भाई ईसाई बनना पड़ेगा। अगर आप ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आपको पढ़ने को आपको सरकारी स्कूल मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। अगर अकाल का समय है तो आपको खाने के लिए अनाज चाहिए, तो आप ईसाई बनो। तो इस तरह से दबावपूर्ण परिस्थितियाँ बनाकर ये धार्मिक शोषण भी कर रहे थे, और इससे कहीं ना कहीं एक वर्ग जो धर्म के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था, उसके मन में ये कहीं ना कहीं घर कर रही थी बातें कि किस तरह से हमारे धर्म को नुकसान यहाँ पर ये पहुँचा रहे हैं। और ये न केवल हिंदू धर्म बल्कि सभी गैर ईसाई धर्मों के प्रति ये बात चल रही थी, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जैन बौद्ध हो, सभी का ये धर्मांतरण करने में तुले हुए थे। अब यहाँ पर देखिए कि विभिन्न गवर्नर जनरलों ने समाज सुधार हेतु कानून बनाए। 1829 में हम देखते हैं कि विलियम बेंटिंक सती प्रथा समाप्त करता है। 1856 में डलहौजी विधवा पुनर्विवाह। 1850 में धार्मिक नियोक्ता कानून, इसमें धर्मांतरण करने पर संपत्ति का अधिकार बना रहेगा, और ख़ास तौर पर ईसाई बनने पर, सिर्फ ईसाई बनने पर। तो ये क्या करते हैं कि जो ब्राह्मणवादी वर्ग है या समाज का एक बड़ा हिस्सा है,
वो इन कुरीतियों का कहीं न कहीं समर्थन करता था और ये इन कुरीतियों को हटाकर उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि आप मुस्लिम बनो, आप हिंदू बनो या फिर किसी धर्म में दीक्षित हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में आते हो, तो आपकी जो संपत्ति है वो आपकी संपत्ति बनी रहेगी। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में जाते हो या अन्य धर्म में जाते हो, तो आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी। तो इस तरह से दबाव कई तरीके से बना रहे थे। तो ये इस तरह से जो धार्मिक चीज़ें हैं, वो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, वो भी नष्ट हो रही थी और यहाँ पर विद्रोह होता है। रेलवे तार, जो तार है, सॉरी यहाँ पर ताक लिखा है, ये डाक है, डाक तार जो है, आदि से भारतीयों को सांस्कृतिक खतरा नजर आता था। भारतीय सोचते थे कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगी। साथ ही साथ सैनिक कारणों को भी यहाँ पर देखते हैं, तो भारतीय सैनिकों के साथ में नस्लीय भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिक कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर ले, उसको एक पोस्ट से ऊपर जाने का मौका मिलता ही नहीं था। साथ ही साथ पूरी उम्र भर काम करने के बावजूद उसे एक वेतन, एक भत्ता और एक ही पद मिलता था। साथ ही साथ उसका ना कोई प्रमोशन होता था, ना ही कुछ उसको सुविधाएं मिलती थी। तो इससे भारतीय सैनिकों में असंतोष था। साथ ही साथ 1854 में जो डलहौजी रहता है, भारतीय सैनिकों के लिए मुफ्त डाक व्यवस्था बंद कर देता है। इससे जो सैनिक डाक के जरिए अपने घरों में पैसे भेजते थे या फिर जिनको अपने परिवार से पत्र लिखकर या फिर पत्रों के माध्यम से अपने परिवार की जानकारी रहती थी, वो जानकारी मिलनी बंद हो गई। अब वो बेचैन रहने लगे कि भाई मेरे परिवार में क्या चल रहा होगा, मेरी बूढ़ी माँ या मेरी गर्भवती पत्नी का क्या हो रहा होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या चल रहा होगा, किसी ने दुर्व्यवहार तो नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में यहाँ पर चलने लगी थी। साथ ही साथ 1856 ईस्वी में कैनिंग यहाँ पर कहता है कि जनरल सर्विस इनालिस्टमेंट एक्ट लाता है और इसमें कहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर सैनिकों को समुद्र पार युद्ध करने जाना होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा बात जो होती है कि जो हिंदू धर्म होता है, उसमें जो समुद्र है, जल है, उसको देवता माना जाता है। अब आप समुद्र के ऊपर यात्रा करोगे तो आप जहाज में पैर रख रहे हो, एक प्रकार से आप समुद्र में पैर रख रहे हो, तो आप समुद्र में पैर कैसे रख सकते हो? साथ ही साथ इसको अपशगुन भी माना जाता है। तो जो धार्मिक रूप से भी यहाँ पर भावनाएं आहत होती है और भारतीय सैनिकों के धार्मिक चिन्हों पर ये पूरी तरह से पाबंदी लगा देते हैं। जबकि भारतीय मिशनरी को सेना में भी धर्म प्रचार करने की छूट ये दी जाती है और जो ईसाई सैनिक होते हैं वो अपने चिन्ह बाकायदा धारण करते हैं, अपनी परंपराओं को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिख सैनिक पगड़ी नहीं रख सकता, एक हिंदू सैनिक मालाएं धारण नहीं कर सकता, एक मुस्लिम सैनिक दाढ़ी नहीं रख सकता, टोपी नहीं लगा सकता। इस तरह के यहाँ पर ये भेदभाव करते हैं। साथ ही साथ एक तत्कालिक कारण होता है कि ये जो, अब ये कई इतिहासकार मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक अफवाह थी और कई बार ये भी कहा जाता है कि जो अफवाहें होती है वो बड़ी क्रांतियों को जन्म दे देती है। जैसे हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो वहाँ पर जब क्रांति होती है, तो जब बास्तिल का किला जलाया जाता है तो वहाँ पर कहते हैं कि भैया जो रानी है वो उसकी सेना वगैरह आ रही है, तो यहाँ पर जो जनता रहती है वो और उग्र हो जाती है और बहुत ज़्यादा विद्रोह यहाँ पर होता है। और बास्तिल का किला जो कि फ्रांसीसी शासक के सैन्य हथियारों का अड्डा था और जहाँ पर सैनिकों को भी बंदी बनाया गया था, जब उस बास्तिल के किले का पतन होता है तो वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति की सफलता मानी जाती है। तो वो एक अफवाह के कारण वो उतनी बड़ी क्रांति वहाँ पर बड़ी हो जाती है। होना तो था, क्रांति को था ही, लेकिन वह और व्यापक रूप फैल जाती है एक अफवाह के कारण। तो यहाँ पर कुछ क्या होता है, जैसे अभी कोविड के टाइम पर यूरोप के कई क्षेत्रों में अफवाह फैली थी कि भैया वैक्सीन लगाने से आपकी इम्यूनिटी और कमज़ोर होती है और बाद में आपको शारीरिक नुकसान हो सकता है। तो जहाँ भारत में वैक्सीन लगाने के लिए लोग कोरोना का डर के बजाय बिना मास्क के ही लाइन में लगे जा रहे थे, ठूस ठूस के भरे जा रहे थे, वहीं यूरोप में लोग वैक्सीन लगाने से बच रहे थे। ज़बरदस्ती वहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये अफवाह यहाँ पर फैल गई थी। इसी तरह कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये अफवाह फैली थी, ये सच नहीं था, लेकिन इस अफवाह ने तत्कालिक कारण को जन्म दिया और इसी तत्कालिक कारण ने कहीं ना कहीं पहले से जो दबिश थी उनके मन में, बहुत सारे लोगों के मन में,
उस चीज़ को यहाँ पर शुरू किया। और जैसे ही सैनिकों ने विद्रोह किया तो अन्य लोगों ने भी कहा कि भाई अब इन्होंने शुरू कर दिए हैं तो हम भी अंग्रेज़ों से कहीं ना कहीं बदला ले लेते हैं। और एक को देखकर बहुत सारे लोग यहाँ पर शुरू हो जाते हैं क्रांति में। तो यहाँ पर तत्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पर एक अफवाह उड़ाई गई कि जो कारतूस हैं, पहले क्या होता था, जो बंदूक वगैरह होती है ना, उसके जो कारतूस हैं उसको मुंह से खोला जाता था, फिर बंदूक में भरा जाता था, फिर बंदूक चलती थी। तो यहाँ पर क्या होता था, जो कारतूस होता था, अफवाह उड़ी कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी भरी हुई है। तो अब देखो, गाय जो है वो हिंदू लोगों के लिए, गैर मुस्लिम लोगों के लिए पूजनीय है। अब गाय को पूजनीय क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं वो सारे गाय पर निवास करते हैं। तो अब हम गौ माता की चमड़ी कैसे मुंह से खोल सकते हैं? और सुअर जो है वह मुस्लिमों के लिए एक अपवित्र जानवर माना जाता है। तो यहाँ पर सुअर की चमड़ी मुंह में लगाना मतलब अपने धर्म का अपमान करने या फिर धर्म के खिलाफ जाने वाली बात थी। तो यहाँ पर दोनों ही, जो खासतौर पर गैर ईसाई धर्म है या फिर जो हिंदू मुस्लिम धर्म है खासतौर पर, इनके लिए ये बड़ी समस्या की बात थी। अब जनवरी 1857 ईस्वी में कैनिंग ने आदेश दिया कि पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल दी गई, जिसमें गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इन कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। अब यहाँ पर सैनिक जो रहते हैं वह इसको काटने से मना करते हैं और फिर बाद में विद्रोह करते हैं। अब हम 1857 की क्रांति की प्रमुख गतिविधियों को देखते हैं। फरवरी 1857 ईस्वी में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री बहरामपुर के सैनिक छावनी के सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया और परिणाम स्वरूप इस इन्फेंट्री को अंग्रेजों द्वारा भंग कर दिया गया। मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर में 34वीं सैनिक टुकड़ी के सैनिक मंगल पांडे ने विरोध किया और लेफ्टिनेंट बाघ टिप्पर से की गोली मारकर हत्या कर दी और मंगल पांडे को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। अब मंगल पांडे यहाँ पर 1857 की क्रांति में सबसे पहले इन्हें फांसी दी गई, इसलिए इन्हें प्रथम शहीद का दर्जा भी दिया जाता है। अब ये देखना कि अप्रैल 1857 ईस्वी में मेरठ में तीसरी घुड़सवार सेना के 90 सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से मना कर दिया गया और 90 में से 85 सैनिकों को तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और जो कुछ सैनिक, 90 में से 5 सैनिकों ने बाद में माफ़ी मांग ली होगी तो उनको नहीं हटाया गया। 85 को बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें 10 साल की कैद भी मेरठ में दे दी गई। अब 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में 20वीं सैनिक टुकड़ी के सैनिक ने यहाँ पर विद्रोह किया और यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर जो क्रांति की तिथि रखी गई थी कि हमको इस तिथि को शुरू करना है, वो थी 10 मई 1857। लेकिन मंगल पांडे के साथ में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि वह वहाँ पर अपने अधिकारियों की हत्या कर देते हैं और वहीं पर से क्रांति शुरू हो जाती है। लेकिन बड़े पैमाने पर क्रांति 10 मई को ही शुरू होती है, क्योंकि पहले जब क्रांतिकारियों ने प्लानिंग बनाई तो 10 मई को ही तिथि निर्धारित की गई थी। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि आपको ये पता रहना चाहिए कि क्रांति की निर्धारित तिथि क्या थी, 10 मई 1857। और क्रांति किस दिन शुरू हुई, तो वह क्रांति शुरू होती है यहाँ पर 8 अप्रैल 1857, मार्च 1857 में, जब मंगल पांडे यहाँ पर विद्रोह करते हैं। अब जनरल डेविड यहाँ पर आत्मसमर्पण करते हैं जब 20वीं रेजिमेंट टुकड़ी सैनिक यहाँ पर विद्रोह करते हैं और अपने ही जो जनरल है उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। यहाँ पर विद्रोही सैनिक जो होते हैं वह हथियारों को लूटते हैं और अपने जो साथी रहते हैं, जो कैद में रहते हैं, उनको कैद से छुड़ाते हैं। जो मतलब पहले 10 साल की सजा जिन 85 सैनिकों को हुई थी, उनके साथ अन्य सैनिकों को भी छुड़ाते हैं और दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। विद्रोही सैनिक 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली स्थित भारतीय सैनिक भी यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं और बहादुर शाह द्वितीय जफर को सम्राट घोषित करते हैं। अब यहाँ पर बहादुर शाह जफर बुजुर्ग हो चुके थे और वो मना भी कर रहे थे, लेकिन क्रांतिकारी के यहाँ पर उनकी ऊर्जा को देखते हुए और उनके दबाव को देखते हुए यहाँ पर जफर मना नहीं कर पाते हैं और वह अपने आप को सम्राट घोषित करते हैं। और जो छोटे मोटे शासक हैं उनको वो पत्र लिखकर कहते हैं कि भाई आप क्रांति का समर्थन करो
और बहुत सारे शासक यहाँ पर बहादुर शाह जफर के अधीन यानी कि उन्हें अपना सम्राट मानते हुए क्रांति करते हैं। अब जबकि दिल्ली मेरठ क्षेत्रों में क्रांति का वास्तविक नेतृत्व जफर खां के सेनापति बख्त खां, जिनको खान बहादुर भी कहते हैं, वह यहाँ पर कर रहे थे। और दिल्ली मेरठ बरेली में यहाँ पर बख्त खां जो रहते हैं वह इन क्षेत्रों पर क्रांति करते हैं और इन पर अधिकार कर लेते हैं। अब दिल्ली के अंग्रेज अधिकारी बिलोबी ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया और दिल्ली के विद्रोहों को दबाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना आती है, जिसमें निकोलसन जो रहता है वह मारा जाता है और हडसन नाम का अधिकारी रहता है। वह इससे बौखला कर बहादुर शाह के जो 2 पुत्र रहते हैं, इस समय पर बहादुर शाह जो रहते हैं दिल्ली में हुमायूं के मकबरे पर शरण लिए होते हैं। तो बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों मिर्ज़ा मुगल, मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान और उनके पोते मिर्ज़ा अबू बकर की यहाँ पर हत्या कर देता है। अब कहते हैं कि जब वह उनकी हत्या कर देता है उनके बेटों की, तो उनके बेटों का सिर काटकर थाली में सजाकर जफर के पास ले जाते हैं। तो जफर के सामने जब वह पर्दा हटाया जाता है तो जफर यहाँ पर बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं और जब उनसे कहा जाता है कि लीजिए आपके सामने नजराना पेश है, तो जफर यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारी औलाद है वो अपने पिता के सामने कुछ इसी तरह आया करती है। तो वो कुछ और कहता है लेकिन वहाँ पर उसका मतलब ये है। तो यहाँ पर ये है कि भाई साहब, एक बुजुर्ग पिता जो भारत का सम्राट मतलब वास्तविक तौर पर तो नहीं बन पाए क्योंकि इनके पास शक्ति नहीं थी, अयोग्य थे, मतलब उतने पहले से ही ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बन गई थी कि मुगल जो थे वह कमज़ोर हो गए थे और अंग्रेज़ों का प्रभाव ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर अंतिम भले ही मुगल बादशाह थे, लेकिन वो अपने साथ एक सम्मान ले जाते हैं कि वो 1857 की क्रांति, भले ही उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया लेकिन वह घोषित नेता ज़रूर थे। और जब 1862 में रंगून में उनकी मृत्यु होती है तो वह अपनी मृत्यु से पहले कहते हैं कि मैं इतना बदनसीब हूँ कि मुझे अपने वतन की 2 गज भूमि भी नसीब नहीं हो सकी। तो उनकी इच्छा थी कि उन्हें भारत में दफनाया जाए, लेकिन रंगून में उनकी मृत्यु हो जाती है और रंगून में ही उन्हें दफना दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे थे यहाँ पर बहादुर शाह जफर। इसके बाद में जफर जो दिल्ली में ही हुमायूं के मकबरे में छिपे थे, उन्हें उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर जीनत महल शायद इनका नाम होता है उनकी पत्नी का, उनके साथ गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी सेना जो रहती है वह सिख सेना की सहायता से दिल्ली पर पुनः अधिकार करती है, जिसमें कोलिन कैंपबेल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो अब यहाँ पर देखिए 1848 में सिख साम्राज्य का विलय यहाँ पर अंग्रेज अपने राज्य में कर चुके होते हैं। तो जो सिख सेना होती है वो इनके अधीन होती है। तो यहाँ पर अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज ये देखते हैं कि अगर हम जो उत्तर भारत या मध्य भारत की सेना का इस्तेमाल करेंगे तो वह क्रांतिकारियों को दबाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि विद्रोह तो वो खुद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे सैनिकों को लेकर आते हैं विद्रोह दबाने के लिए जिनको विद्रोहियों से कोई लेना देना नहीं रहता। जैसे गोरखाओं को ये लेकर आते हैं, पठानों को ये लेकर आते हैं, और जो पंजाबी रहते हैं उनको ये लेकर आते हैं जिनको क्रांति से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहता। हालांकि इन क्षेत्रों में भी इस मूल के लोग भी यहाँ पर विद्रोह करते हैं, हालांकि जो सैनिक रहते हैं उनको सिर्फ विद्रोह दबाने से मतलब रहता है। अब बख्त खां बरेली जाकर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करता है। 4 जून 1857 ईस्वी को लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने सहयोगी मौलवी अहमदुल्ला के साथ विद्रोह करती है और उनके पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब बनाना चाहती है। क्यों? क्योंकि इनके जो पति रहते हैं ना बेगम हजरत महल के, उनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। तो वो काफ़ी प्रभावी व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया था। और कहते हैं कि उत्तर भारत में उनके काल में आखिरी समय था जहाँ पर कला और संस्कृति का इतना अच्छा विकास हुआ था। हम देखते हैं कि कथक जो नृत्य है और ठुमरी जो गायन है उनके समय पर ही उभर कर आते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा संरक्षण देते हैं। तो यहाँ पर उनके बाद में जो डलहौजी रहता है वह कहता है कि भाई पर यहाँ पर जो है वह शासन ठीक से नहीं चल रहा है, गलत तरीक़ों से यहाँ पर आरोप लगाता है और अवध का कुशासन के आधार पर विलय कर लेता है। तो यहाँ पर जब ये विद्रोह करते हैं तो विद्रोह को दबाने वाला हेनरी लॉरेंस मारा जाता है और कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से यहाँ पर फिर पुनः कब्जा किया। तो देखिए यहाँ पर गोरखा और सिखों का ये ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इन क्षेत्रों पर विद्रोह नहीं हुए और इनको विद्रोह से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था।
अब बेगम अपने सहयोगियों के साथ नेपाल चली जाती हैं और फिर वहीं पर इनका देहांत होता है। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद जाकर क्रांति का नेतृत्व करते हैं। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब धोंदू पंत धोंदू पंत रहते हैं, इनका मूल नाम रहता है, और ये मुश्किल से 36 या 37 साल के रहते हैं। हालांकि इनके नाम से ऐसा लगता है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति होगा। तो इनकी कहानी कुछ ऐसी रहती है कि 1818 ईस्वी में जब पेशवा पद की समाप्ति होती है मराठा साम्राज्य में, तो जो अंतिम पेशवा रहते हैं बाजीराव सेकंड, उनको कानपुर के पास एक बिठूर की जागीर दे दी जाती है और उनको पेंशनबद्ध कर दिया जाता है कि आप पेंशन लो और यहीं पर खाओ पियो और एक छोटी सी जागीर में अपना काम करो। तो यहाँ पर जो बाजीराव सेकंड रहते हैं उनका कोई बेटा नहीं रहता, तो क्या करते हैं कि अपना एक दत्तक पुत्र लेते हैं जिनका नाम रहता है धोंदू पंत, जिनको नाना साहब कहते हैं। अब इनके बचपन के दोस्त कौन कौन रहते हैं, तो इनके बचपन की दोस्त रहती है मनु। मनु यानी कि मणिकर्णिका, जो कि आगे चलकर झांसी में उनका विवाह होता है और झांसी की रानी वह बनती है। उनके पिता जो मोरोपंत तांबे थे वह बाजीराव सेकंड के यहाँ पर अधिकारी थे, उनके पुरोहित वगैरह थे वो। और इसी तरह इनके बचपन के एक मित्र और होते हैं तात्या टोपे, उनका नाम रहता है तात्या तांबे ऐसा कुछ उनका नाम रहता है। हालांकि बाद में जो बाजीराव सेकंड रहते हैं उनको एक टोपी भेंट करते हैं, तो वह टोपी इतनी ज़्यादा खूबसूरत रहती है कि बाद में तात्या को टोपे टोपे ही कहा जाने लगता है टोपी से, बाद में उनका नाम ही तात्या टोपे हो जाता है। तो इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब बचपन के मित्र होते हैं। और यहाँ पर नाना साहब बाद में तात्या टोपे को अपना सेनापति बनाते हैं और इनके नेतृत्व में ये विद्रोह करते हैं। साथ ही साथ अजीमुल्ला भी उनके सहयोगी होते हैं। और जो अजीमुल्ला रहते हैं वह नाना साहब की पेंशन, जो कि पेंशन बंद कर देता है यहाँ पर डलहौजी, उनकी पेंशन के मुद्दे पर इंग्लैंड जाते हैं। हालांकि वहाँ पर कोई बात नहीं बनती। अब ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तत्कालिक क्रांति थी, तो यहाँ पर ये बिल्कुल तत्कालिक क्रांति नहीं थी। इसके पहले की पृष्ठभूमि तैयार थी और ये बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड ये यहाँ पर ये क्रांति थी। क्यों? क्योंकि कमल और रोटी क्रांति का यहाँ पर चिन्ह बनाया गया था। और इसका ये मतलब है कि आप किसी चीज़ को चिन्ह बना रहे हैं, कोड बना रहे हो, इसका ये मतलब है कि आपने पहले से प्लानिंग करके रखा है कि भाई यहाँ पर हम इन कोड वर्ड का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। अब इसके बाद में देखिए सती चोरा घाट की घटना होती है और यहाँ पर वेलर की मृत्यु होती है। नाना साहब क्रांति के कमज़ोर होने पर नेपाल चले जाते हैं और नेपाल में ही बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। अप्रैल 1859 में तात्या टोपे, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ में ग्वालियर का किला जीतते हैं और काफ़ी विद्रोह करते हैं। और बाद में एक मानसिंह नाम का एक रहता उनका सहयोगी, उसकी इन्फॉर्मेशन से अंग्रेज इनको पकड़ लेते हैं और 1859 ईस्वी में तात्या टोपे जी को शिवपुरी, जो कि ग्वालियर के ही पास मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पर इन्हें फांसी दे दी जाती है। अब झांसी की रानी की बात करें तो झांसी की रानी, अब देखो ग्वालियर के पास ही आपको झांसी देखने को मिलेगा। तो जो झांसी की रानी है, यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम था मणिकर्णिका, और गंगाधर राव के साथ इनका विवाह हुआ था और इनकी जो शादी हुई थी, गंगाधर राव थोड़े उम्र दराज भी थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो एक पुत्र रहता है वास्तविक पुत्र, वह उसके बचपन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, कुछ दिन जीता है वह फिर मर जाता है। तो यहाँ पर गंगाधर राव की तबीयत भी थोड़ी खराब रहती है और इनको लगता है कि अब इनकी संतान नहीं हो सकती। तो ये क्या करते हैं कि एक बच्चे दामोदर राव को गोद ले लेते हैं। अब इनका जो वास्तविक नाम रहता है रानी का, वह रहता है मणिकर्णिका और मनु इनको प्यार से कहते हैं। लेकिन लक्ष्मीबाई इनका उपनाम होता है और ये झांसी की रानी होती है, तो इसलिए इनको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं। अब तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर के किले पर अधिकार करती है, क्योंकि इनके पति की तो मृत्यु हो चुकी होती है और दत्तक पुत्र को डलहौजी स्वीकार नहीं करता। तो दत्तक पुत्र गोद निषेध के आधार पर वह झांसी को मिला लेता है 1854 में। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई इस बात का विरोध करती है और बाद में जो इनके यहाँ पर रेजिडेंट नियुक्त होता है उसकी वह हत्या कर देती है। और बाद में विद्रोह होते हैं, फिर रानी लक्ष्मीबाई को उनके राज्य से निकाल दिया जाता है। फिर वह तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर के किले पर अधिकार करती है। और सितंबर 1858 ईस्वी में जो हीरोज रहता है उससे लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती है और वह अपने साथियों से कहती है कि मेरा जो शरीर है
वह दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अंग्रेज़ जो हैं वह मुझे छुएं। तो यहाँ पर कालपी के पास में, जो यूपी में कालपी है, वहाँ पर इनके जो सहयोगी रहते हैं, एक मंदिर में ही एक आश्रम रहता है, उस आश्रम को आग लगाकर वहीं इनका दाह संस्कार ये कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हीरोज़ रहता है वो इनकी प्रशंसा करता है और इनके विषय में कहता है कि वह 1857 की एकमात्र योद्धा थी। मतलब उनकी तुलना एक वीर योद्धा से की जाती है, क्योंकि वह बहुत ही प्रभावशाली थी और हीरो जो वह एक बार हरा चुकी थी। तो जब कहते हैं कि जब वह आती थी तो ऐसा लगता था कि कोई योद्धा पुरुष आ रहा है, जबकि वह रानी थी और वह बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रतापी थी। और 1857 की क्रांति के टॉप लीडर्स हैं, उनमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। और वह ज़्यादा भी नहीं थी, मुश्किल से 26-27 साल की उनकी उम्र थी। तो इस उम्र में भी इतना ज़्यादा करेज होना, इतनी हिम्मत होना और इतनी बुद्धिमानी होना, ये एक बताता है कि यहाँ पर महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो यहाँ पर क्रांति के अन्य केंद्रों की बात करें तो बरेली में बख्त खान, जो कि खान बहादुर थे, जिन्होंने स्वयं को नवाब घोषित किया था। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत खां थे, कर्नल नील ने इनके विद्रोह को दबाया था। फैज़ाबाद में अहमदुल्ला खां था, फिरोज शाह, इन्होंने खुद को उपाधि दी और ये मौलवी थे। आरा में बिहार जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह अमर सिंह यहाँ पर रहते हैं और चार्ल्स आयर टेलर ने यहाँ पर इनके विद्रोह को दबाते हैं। और मथुरा में देवी सिंह और कदम सिंह मेरठ यहाँ पर विद्रोह करते हैं। देवी सिंह मथुरा में करते हैं और कदम सिंह मेरठ में करते हैं। रेवाड़ी हरियाणा में राव तुलाराम करते हैं और संबलपुर उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही विद्रोह करते हैं। और असम में मणिराम दत्ता विद्रोह करते हैं। और सतारा यानी कि दक्कन क्षेत्र में रंगो बापू जी यहाँ पर विद्रोह करते हैं। तो ये विद्रोही प्रमुख जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और इनके जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग लगाई, इनके सेंटर और इनके नाम आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि अक्सर इनसे प्रश्न बनते हैं। एक तरफ आपको क्रांतिकारियों के नाम और उनकी गतिविधियों के सेंटर दिए होंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा मिलाने को, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रहना चाहिए। अब ये क्रांति क्यों असफल हुई, तो यहाँ ये भी देखिए कि सीमित क्षेत्र में क्रांति का विस्तार हुआ। क्रांति ज़्यादा क्षेत्र में नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो पंजाब है, पंजाब 1848 से मिला चुके, वहाँ पर अच्छी खासी व्यवस्था है इनकी। और उल्टा पंजाब के जो पंजाबी सैनिक है वो उल्टा क्रांति को दबाने में योगदान दे रहा है, ना कि क्रांति को बढ़ाने में। बंगाल क्षेत्र जो अच्छा समृद्ध क्षेत्र था वह यहाँ क्रांति से दूर है। दक्कन क्षेत्र क्रांति से दूर है। दक्षिण भारत क्रांति से दूर है। लगभग जो पूरा राजपूताना है वह क्रांति से दूर है। अब सीमित वर्ग, यहाँ पर जो राजपूत शासक हैं वो खुद अंग्रेजों के चाटुकार हैं, तो यहाँ पर क्रांति को कैसे दबाएंगे। बंगाल की बैगमें कह रही हैं कि भैया भारत के लिए ज़रूरी है कि हम ब्रिटिश शासन को सुरक्षित रखें। सिंधिया, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई उनसे ग्वालियर का किला छीन रही है, जबकि वो खुद क्रांतिकारियों का साथ दे सकते थे, लेकिन वो उल्टा क्रांतिकारियों को दबाने में, तात्या टोपे को पकड़ने में अंग्रेजों की सहायता करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बड़े राजघराने थे वो इस क्रांति में थे ही नहीं। तो ये भी एक कारण था कि इस क्रांति को बड़े लोगों का समर्थन नहीं मिला, जिसके चलते यह क्रांति असफल हुई। सीमित वर्ग की भागीदारी, रियासती शासक, जमींदार, साहूकार, महाजन आदि वर्ग कंपनी का साथ देते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग इस क्रांति से तटस्थ रहते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग से मतलब शिक्षित वर्ग, जैसे दयानंद सरस्वती, विद्या विद्या मैं उनका नाम भूल गया, क्या नाम है यार, राजा राम मोहन राय, और भी ऐसे विद्वान लोग जो इस क्रांति का समर्थन सीधे तौर पर नहीं करते हैं, खुलकर नहीं करते हैं। क्रांति योजनाबद्ध नहीं थी, क्रांति योजनाबद्ध थी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि 31 मई 1857 इस क्रांति निर्धारित तिथि थी और बड़े, तो यहाँ पर मैंने पहले कहा था कि 10 मई थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि 10 मई से बड़े पैमाने पर क्रांति शुरू होती है, लेकिन क्रांति की जो निर्धारित तिथि थी वह थी 31 मई। अब ये निर्धारित तिथि होना, साथ ही साथ कमल और चपाती का चिन्ह के रूप में प्रयोग करना और समय पर न होने के कारण यह अनिर्धारित क्रांति हुई। लेकिन ये दो चीज़ें बताती हैं, तिथि और चिन्ह, कि भैया इन्होंने पहले से पूरी तरह प्लानिंग की थी, हालांकि प्लानिंग इनकी पूरी नहीं हो पाई। क्रांतिकारियों में योग्य नेतृत्व का अभाव नहीं था। कंपनी सेना का योजनाबद्ध न होना,
बद्ध होना व कुशल नेतृत्व यहाँ पर कंपनी की तरफ से ज़्यादा अच्छे लोग हमें देखने को मिलते हैं। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी वक्त कहाँ पर 50,000 रुपये का इनाम रखती है और फिर बाद में इनको पकड़ लिया जाता है। अब नवंबर 1858 में इलाहाबाद में कैनिंग ने दरबार आयोजित कर जो ब्रिटिश महारानी हैं उनको विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा, और इस तरह से हम देखते हैं कि 1858 से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन समाप्त हो जाता है और सीधे तौर पर जो ब्रिटिश सरकार है वह यहाँ पर भारत के शासन को अपने हाथों में ले लेती है।